नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। आपको याद रखना है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, यानी जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, इसे जीन पियाजे ने दिया है। और जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, इसे लेव वाइगोट्स्की ने दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की। तो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसे जीन पियाजे ने दिया है। और आपको याद रखना है कि जो जीन पियाजे हैं वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्हें हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक है वो कौन है, वो है जीन पियाजे। इसी के साथ आपको याद रखना है कि वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। अब यदि हम बात करें कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं, तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इनका मानना है कि जो बच्चे हैं, वो नॉलेज को एक्वायर नहीं करते हैं, बल्कि वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, उनका मानना है कि जो लर्नर है, वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नई चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो आपको याद रखना है कि वो कौन है जिन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, तो ये हैं आपके जीन पियाजे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, तो ये है आपके जीन पियाजे। अब जैसे कि हम बात करने वाले हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। तो जो बौद्धिक विकास है, ये इस चीज़ को स्टडी करता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है, ठीक है? मतलब कि बच्चा कैसे इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर रहा है, कैसे वो परसेप्चुअल स्किल्स को, लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, और ब्रेन की डेवलपमेंट से जुड़े जो भी एस्पेक्ट है, हर चीज़ को कोग्निटिव डेवलपमेंट में स्टडी किया जाता है। अब यदि हम बात करें कि जो कोग्निटिव है, इसका क्या मतलब होता है, तो जो कोग्निटिव है, ये जो टर्म है कोग्निशन, ये आपके माइंड से, आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है। और यदि हम बात करें कि जो कोग्निशन है, इसमें क्या क्या शामिल है, तो जो कोग्निशन है, इसमें रीजनिंग, थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि हम कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कैसे हम उन्हें लर्न करते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम को सुलझाते हैं, जो परसेप्शन है, अटेंशन है, ये सभी चीज़ें आपकी कोग्निशन में आ जाती हैं। तो कोग्निशन में रीजनिंग, थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, अटेंशन, ये सभी चीज़ें शामिल होती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ कोग्निशन में आती है, या फिर ये चीज़ आपकी किस चीज़ में आती है। तो आपको याद रखना है कि कोग्निशन में क्या-क्या आता है। अब नेक्स्ट हम कुछ की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीमा की। जो स्कीमा होता है वो होता है सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर। मतलब कि जो थॉट्स हैं, जो विचार है और जो व्यवहार है, इसके एक सिस्टमैटिक पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जो स्कीमा है वो बच्चों को हेल्प करता है कि वो किसी भी सिचुएशन को समझ पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए, और फिर वो रिस्पॉन्ड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा, यदि कोई इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम को, किसी पजल को वो सॉल्व कर रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने जो इसके प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे होंगे, जो भी उसकी नॉलेज रही होगी, वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा और फिर वो उसको सॉल्व करने की ट्राई करेगा। तो ये जो आइडियाज़ है, जो उस इंडिविजुअल के मन में आ रहे हैं, जो जिससे कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि एक बच्चा अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के लिए जो भी पैटर्न ऑफ बिहेवियर शो कर रहा है, उसे हम स्कीमा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा किसी चीज को सक कर रहा है या फिर उसे वो फेंक दे रहा है, तो ये क्या है, उसका एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो कि बच्चा उस ऑब्जेक्ट के लिए शो कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो स्कीमा है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग और बिहेवियर है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन की, जिसमें हम बात करेंगे एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिमिलेशन की। तो जो एसिमिलेशन होता है, इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट स्कीमा में कुछ ऐड करना, ठीक है? मतलब कि जब भी हम पहले से मौजूद स्कीमा में कुछ नई चीज को हम ऐड कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो जब भी हम किसी भी नए ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन की। तो जो अकोमोडेशन है इसका मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको एडजस्ट करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको मैनिपुलेट करना ताकि वो नए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिट हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब होता है एक बैलेंस क्रिएट करना। अब जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है और जो नया स्कीमा हमने तैयार किया है उन दोनों में क्या है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो जब इंडिविजुअल इन दोनों स्कीमा के बीच में एक बैलेंस लाएगा, इक्विलिब्रियम लाएगा, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो स्कीमा है वो होता है सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट्स और बिहेवियर, और जो एसिमिलेशन है इसका मतलब होता है कि जो प्रेजेंट स्कीमा है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ ऐड करना। और जो अकोमोडेशन है इसका मतलब होता है कि जो स्कीमा है उसको मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, उसको मैनिपुलेट करना ताकि उसमें नई चीजें फिट हो सकें। इसके बाद जो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है और जो नया स्कीमा है उनके बीच में बैलेंस लाना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। तो जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये आपकी बर्थ से 2 ईयर तक होती है, और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चा 2 से 7 ईयर का होता है, और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चा 7 से 11 साल का होता है, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये आपकी 11 ऑनवर्ड्स चलती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं इन्हें जीन पियाजे ने दिया है। अब चलिए हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है यहाँ पर जो बच्चा है वो आपका बर्थ से 2 ईयर तक का होता है। मतलब कि जन्म से 2 साल तक का जो समय है वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। और यहाँ पर जो सेंसेस होती हैं, जो इंद्रियां होती है, वो बच्चे की टीचर होती है। मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो सेंसेस के थ्रू चीजों को सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चा है वो इन्फेंसी की स्टेज में होता है, ठीक है। जो आपका 0 to 2 ईयर यानी बर्थ से 2 ईयर तक का समय है वो आपका इन्फेंसी की स्टेज में आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये आपकी इन्फेंसी वाली स्टेज है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर लैंग्वेज की एब्सेंस होती है। अब बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो बोलना नहीं जानते हैं, तो इस समय के दौरान जो बच्चे होते हैं उनमें लैंग्वेज की एब्सेंस होती है। इसी के साथ अभी जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है वो भी अब्सेंट होती है। मतलब कि बच्चों को पता नहीं होता कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं। उनके लिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक वो उनके सामने होता है, और यदि हम उस ऑब्जेक्ट को वहां से रिमूव कर दें तो उनके लिए उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि स्टेज के दौरान जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है वो अब्सेंट होती है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस स्टेज के एंड तक आते आते बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने लगती है। मतलब कि स्टार्टिंग में तो उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस एब्सेंट होती है, लेकिन इस स्टेज के एंड में बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है यहाँ पर बच्चे सकिंग, लुकिंग, ग्रेस्पिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज करते हैं। मतलब कि वो चीजों को पकड़ते हैं, उन तक पहुंचने की ट्राई करते हैं, उनको देखते हैं, चीजों को सक करते हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनके द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चा 2 से 7 साल का होता है, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग रखते हैं। मतलब कि उनका मानना होता है कि वही हर चीज का सेंटर है। मतलब कि जो हर चीज है वो उनके सराउंडिंग में हो रही है। तो आपको याद रखना है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चों की थिंकिंग ईगोसेंट्रिक होती है। उनको ऐसा लगता है कि हर चीज का सेंटर वही है और सिर्फ उन्हीं का ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है। इसी के साथ उनकी लैंग्वेज में भी काफी ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट देखी जाती है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो वोकैबुलरी को बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं और बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं। इसी के साथ जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें के दौरान उनमें कंजर्वेशन की कमी होती है। कंजर्वेशन का मतलब है कि उन्हें शेप, साइज, क्वांटिटी, अभी इन चीजों की समझ उन्हें नहीं होती है। इसी के साथ आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में याद रखना है कि इस स्टेज के दौरान जो बच्चे हैं उनकी स्टैटिक थिंकिंग होती है और उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर रहता है।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर बच्चा 7 से 12 साल का होता है और यहाँ पर बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। मतलब कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके अब वो लॉजिकली सोच पाते हैं। इसी के साथ अब वो कंजर्वेशन को भी समझ पाते हैं। मतलब कि अब उन्हें शेप, साइज, क्वांटिटी हर चीज की समझ आने लगती है। अब उन्हें पता होता है कि किसकी शेप में क्या फर्क है, किसी की क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, ठीक है? अब उन्हें कंज़र्वेशन की समझ आने लगती है। इसी के साथ अब वो मल्टीपल चीज़ें सोच पाते हैं और रिवर्सिबल थिंकिंग भी वो कर पाते हैं। और आपको याद रखना है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर जो बच्चे हैं, उन्हें अब इंडक्टिव लॉजिक समझ आने लगते हैं। इंडक्टिव लॉजिक का मतलब है कि उन्हें ऐसी चीज़ें जो कि स्पेसिफिक टू जनरल चलती हैं, अब उन्हें वो समझ आने लगती है। तो आपको याद रखना है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर वो इंडक्टिव चीज़ें सीख पाते हैं। इसी के साथ उनमें जो ईगोसेंट्रिसिज्म की भावना होती है, अब ये उनमें कम होने लगती है, ठीक है? और ये दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने लगते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि अब वो ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर पाते हैं और उन्हें वो ग्रुप में अरेंज कर पाते हैं। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि अब वो चीज़ों को एक सीरीज़ में यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर पाते हैं। लास्ट हमारे पास है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपके 12 ऑनवर्ड चलती है और इस स्टेज के दौरान आपको याद रखना है कि अब बच्चे इंडक्टिव के साथ डिडक्टिव लॉजिक को भी समझ पाते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो इंडक्टिव लॉजिक है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी लर्निंग है वो आपकी स्पेसिफिक टू जनरल होती है। दूसरी तरफ जो डिडक्टिव है, उसका मतलब होता है कि जो लर्निंग है वो आपकी जनरल टू स्पेसिफिक चलेगी। तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर बच्चे इंडक्टिव के साथ डिडक्टिव चीज़ों को भी समझ पाते हैं। और आपको याद रखना है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर अब बच्चे एब्स्ट्रैक्ट रूल्स को यूज़ करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ पाते हैं। इसी के साथ उनमें ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि अब बच्चे एक जगह सीखी चीज़ को दूसरी जगह अप्लाई कर पाते हैं। इसी के साथ वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग का भी यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यूज़ करते हैं। जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, इसका मतलब होता है कि ये बच्चों की एक ऐसी योग्यता है, एक ऐसी एबिलिटी है, जिससे वो अपने खुद के थॉट प्रोसेसेस और लर्निंग के बारे में क्रिटिकली सोच पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये दोनों आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसी के साथ हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में जान लिया है और इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको भी हमने जान लिया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।